Jai Hind everyone, welcome to my video lecture number 5 for NCC A Certificate Exam 2026. Today we'll see 34 more questions. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इज, ऑप्शन ए लिखा हुआ है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी लिखा हुआ है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी दिया हुआ है पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इज ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, मोटो ऑफ एनसीसी, एनसीसी का मोटो क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और कौन सी जगह में बर्न हुआ था? इट वॉज पोरबंदर, पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन कमांड पीछे मोड़, टर्न एट एंगल ऑफ, कितने डिग्री एंगल में टर्न होते हैं पीछे मोड़ में? तो पीछे मोड़ में ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 180 डिग्री बैक, 180 डिग्री पीछे मुड़ते हैं, 180 डिग्री पीछे। ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री फ्रंट, ये नहीं होगा। 90 डिग्री बैक, ये नहीं होगा। 180 डिग्री फ्रंट, ये नहीं होगा। पीछे मुड़ में 180 डिग्री बैक होगा, ठीक है, पीछे मुड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वेट ऑफ राइफल .22 नंबर 2 MKIV BA, इसका जो वेट है वो कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.93 kg, 3.93 kg हो जाएगा। .22 नंबर 2 MKIV BA का जो राइफल है उसका वेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोर लाइफ स्किल्स which help in enhancing the personality of an individual, ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है क्रिएटिव थिंकिंग, हाँ ये होगा एक। ऑप्शन बी लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी होना चाहिए। एंड ऑप्शन सी लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ क्या लिखा हुआ है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है Which is the stress management technique, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या होगा? ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। टेक ए डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेना, करेक्ट है ये। टेक ए ब्रेक, ये भी करेक्ट है, एक ब्रेक ले लेना। पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट, कुछ एक्सरसाइज करना भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक टेक्निक होता है। तो ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ एबव, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 मई को होता है क्या? नहीं, 21 जून को होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून, ऑप्शन बी। 19 मई नहीं होगा, 19 जून नहीं होगा, करेक्ट होगा 21 जून। क्वेश्चन नंबर 9, when we send money to any person, to one person, to another via UPI, where UPI stands for, UPI का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है यूनिट पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है यूनिफाइड, अच्छा पहला लिखा हुआ है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड ऑप्शन डी में लिखा हुआ है यूनिक पेमेंट इंटरफेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसका फुल फॉर्म है? यूपीआई का। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है यूनाइटेड, यूनाइटेड नहीं है, यूनाइटेड गलत होगा। यूनिट पेमेंट इंटरफेस गलत होगा, यूनिक पेमेंट इंटरफेस भी गलत होगा। करेक्ट क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? UIDAI स्टैंड्स फॉर,
UIDAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है यूनाइटेड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। यू से हो जाएगा यूनिक, यू से क्या हो जाएगा? यूनिक। आईडी से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, आईडी से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, ए से अथॉरिटी एंड आई से इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन ये सी है। ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है? यूनिट आइडेंटिफिकेशन, यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गलत है। यूनिट नहीं है, यूनिक है, UNIQU, यूनिक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UID और ए से अथॉरिटी, आई से इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, एयर हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली, ठीक है। इलाहाबाद जो है वो सेंट्रल एयर कमांड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सूबेदार इन आर्मी इक्वल्स रैंक ऑफ एयरफोर्स, सूबेदार जो रैंक है आर्मी में वो एयरफोर्स का कौन सा रैंक के साथ इक्वल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वारंट ऑफिसर, ऑप्शन बी हो जाएगा वारंट ऑफिसर। एंड मास्टर वारंट ऑफिसर किसका वो इक्विवेलेंट होगा? सूबेदार मेजर का, सूबेदार मेजर, ठीक है। एंड जूनियर वारंट ऑफिसर किसका इक्विवेलेंट होगा? ये हो जाएगा नायब सूबेदार, नायक सूबेदार लिखते हैं इसको, ठीक है। पहले क्या होता है? नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर, ऐसे जूनियर वारंट ऑफिसर एंड मास्टर वारंट ऑफिसर होता है। तो हो जाएगा सूबेदार का इक्विवेलेंट रैंक हो जाएगा वारंट ऑफिसर, एंड मास्टर वारंट ऑफिसर का इक्विवेलेंट हो जाएगा सूबेदार मेजर, एंड जूनियर वारंट ऑफिसर का इक्विवेलेंट हो जाएगा नायब सूबेदार। क्वेश्चन नंबर 13, कैप्टन इन नेवी इक्वल रैंक इन एयरफोर्स, जो नेवी का एक रैंक है कैप्टन, वो एयरफोर्स में कौन सा रैंक के साथ इक्विवेलेंट होगा? तो ये हो जाएगा ग्रुप कैप्टन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेवी में कैप्टन जो होते हैं वो एयरफोर्स की कौन सा रैंक के साथ इक्वल होगा? ग्रुप कैप्टन के साथ इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? मिराज 2000 इज ए टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, किस टाइप का एयरक्राफ्ट होगा? मिराज 2000 जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर। एंड ये जो है ये कारगिल वार, कारगिल वार 1999 में ये यूज हुआ था, ठीक है। मिराज 2000 एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, आव्रो एवीआरओ, आव्रो इज ए टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, किस टाइप का एयरक्राफ्ट है आव्रो? तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो जाएगा, आव्रो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लीडिंग एंड ट्रेलिंग एजेस ऑफ एन एरोफॉइल, एक एरोफॉइल इस तरह का एरोफॉइल शेप होता है, ठीक है। एरोफॉइल तो इस सेंटर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा, ये वाला जो लाइन है इसको हम कहते हैं कॉर्ड लाइन कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड लाइन, कॉर्ड लाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्ड लाइन। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लीडिंग एंड ट्रेलिंग एजेस ऑफ एन एरोफॉइल, लीडिंग एंड ट्रेलिंग एजेस ऑफ द एरोफॉइल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच लेयर इज द रीजन नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के नियरेस्ट में कौन सा लेयर है? एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा? एंड इज जनरली द रीजन ऑफ वेदर, जहाँ पर बारिश होता है, जिस एटमॉस्फेयर के जिस लेयर पे, तो ये हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। फर्स्ट लेयर क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर।
ट्रोपोस्फीयर के बाद क्या आता है? स्ट्रेटोस्फीयर आता है, देन मेजोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन आरटी प्रोसीजर एंड फ्रासियोलॉजी नंबर 589 जो लिखा हुआ है 589 इज प्रोनाउंस एज आरटी प्रोसीजर जो है रेडियो टेलीफोनिक प्रोसीजर जो है आरटी प्रोसीजर, इसमें 589 को कैसे पढ़ेंगे? तो इसको ऐसे ही सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे, 589 करके पढ़ेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? 589, ये नहीं होगा, 500 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, 589 ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 58 ये जो लिखा हुआ है 9 ये भी नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा? 589 सिंपल एक एक डिजिट को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है? एटीसी स्टैंड्स फॉर, एटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? एटीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है? एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल, ये नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, एयर खाली है। ऑप्शन सी लिखा हुआ है एयर ट्रैफिक सेंटर, सेंटर नहीं होगा। ठीक है, और ये तो नॉन ऑफ दी अबव लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एटीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 20। स्लेट्स आर एरोडायनामिक सरफेसेस व्हिच इज फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एट। जो स्लेट्स है वो कहाँ लगा होता है? जैसे कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन का ये विंग हो गया। ठीक है, जैसे कि ये एरोप्लेन, मान लो ये एरोप्लेन है, ये विंग हो गया, ये मान लो ये ट्रेलिंग एज है। ठीक है, ट्रेलिंग एज है, ये पीछे की तरफ ऐसे बनाया हुआ है ये। तो यहाँ पर जो विंग है, विंग के कहाँ पर लगा हुआ होगा? ये सामने तरफ, मतलब ये इसमें लगा हुआ आता है, विंग के सामने की तरफ, उसको हम कहते हैं लीडिंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग एज। स्लेट्स लगा होता है लीडिंग एज में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। स्मूथरिंग मीन्स चोकिंग और रिस्ट्रेटिंग द ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन और बर्निंग मटेरियल को हम अलग कर देंगे। ऑक्सीजन समझ लिखने से भी हो जाएगा। चोकिंग स्मूथरिंग का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को अलग कर देना। अगर कहीं पर जल रहा है तो वहां से क्या कर देंगे? ऑक्सीजन और एयर सप्लाई अलग कर देंगे। ठीक है, एयर सप्लाई नहीं देंगे, ऑक्सीजन और एयर सप्लाई बोल सकते हैं उसको, नहीं देंगे तो क्या होगा? टू द बर्निंग मटेरियल, तो बंद हो जाएगा जलना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है? गैलेंट्री अवार्ड्स, अशोक चक्र, एक नाम लिखा हुआ है अशोक चक्र, जो कि गैलेंट्री अवार्ड्स है, अवार्ड है। अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी ड्यूरिंग, ये हो जाएगा अशोक चक्र वार टाइम नहीं मिलता है, पीस टाइम मिलता है, ड्यूरिंग पीस टाइम होगा ये, पीस टाइम, पीस टाइम में मिलता है अशोक चक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। IL-76 इज ए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट होगा ये, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट होगा। UAV stands for, stands as UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यू से हो जाएगा अनमैन्ड, अनमैन्ड UNMANNED, अनमैन्ड एरियल AERIAL एरियल व्हीकल VEHICLE, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 25। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेंटली कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो हम बोलेंगे SMT श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, डी मुर्मू लिख दे रहा हूं। ठीक है, SMT श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे।
करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26 ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है यहाँ पर। ड्रैग इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर टू एनीथिंग मूविंग थ्रू इट। ड्रैग क्या होता है? जैसे कि एयर पार्टिकल सब है, एयर पार्टिकल, तो इसमें अगर कोई एक चीज जा रहा है, जैसे कि एरोप्लेन जाता है, तो उसको क्या करता है? रेजिस्ट करता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट दिया हुआ है, ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 मैक्सिमम रेंज ऑफ राइफल .22 डिलक्स BA इज 700 यार्ड 1700 यार्ड्स। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर लिखा है, 8 ऑफ सितंबर, ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि करेक्ट वन इज इट इज 8 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, 8 ऑफ अक्टूबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 8 सितंबर लिखा हुआ है। The angle between the chord line and the longitudinal axis of the aircraft is known as angle of incidence। ये जो है ये करेक्ट दिया हुआ है, ट्रू है ये। ठीक है, the angle between chord line and longitudinal axis of the aircraft is known as angle of incidence, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा हुआ है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब ये यूनिट एरिया है, मान लो इतने में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रेशर, प्रेशर, तो ये हो जाएगा ट्रू। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। लास्ट सेक्शन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 31, ये देखिए 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स, टोटल हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा हुआ है? राइट द 3 मेन कंस्टिट्यूएंट्स of fire by which fire can be extinguished if any one or more are removed from the scene of fire। अगर कहीं पर आग जल रहा है, ठीक है, आग कहीं पर जल रहा है, आग जल रहा है, ठीक है, आग जल रहा है, तो क्या होगा? उसमें से क्या अलग कर दें? क्या 3 तो मेन कंस्टिट्यूएंट है उसको अलग कर दें, ठीक है, तो आग बुझ जाएगा। तो यहाँ पर दिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हीट। एक तो हो गया हीट, दूसरा है फ्यूल, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। ठीक है, आग जल रहा है, हीट अलग कर, हीट मतलब कूल करें, कूल करें तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फ्यूल अलग कर दें, ठीक है, तो भी बंद हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन ना मिले तो भी बंद हो जाएगा। तो दीज आर द 3 मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फायर। जिसमें से एक को हटाएं या 2 को हटाएं तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगा, जलेगा नहीं। यहाँ पर दिखा हुआ है डिफाइन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको एक्सप्लेन करना होगा, बट इसका डेफिनेशन यही होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 33 राइट डाउन 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में जो 4 फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, एक्ट करता है, वो कौन कौन सा है? जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक एयरक्राफ्ट ऐसे, तो इस एयरक्राफ्ट में जो 4 फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, वो क्या क्या होगा? एक होता है आगे की तरफ होता है थ्रस्ट, थ्रस्ट, यहाँ पर फैन चलता है आगे, प्रोपेलर, ठीक है, चलता है, इंजन है, तो फैन चलेगा तो क्या होगा? आगे बढ़ेगा, उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। पीछे की तरफ जो खींचता है उसको हम कहते हैं ड्रैग। ये हो गया 2 फोर्स। नीचे की तरफ एक खींचता है, जो वेट है बॉडी का, ये जो एरोप्लेन का वेट है, इसको नीचे गिराता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेट। वेट इज ऑल्सो ए फोर्स जो कि अप्लाई होता है एरोप्लेन। और इसको एक फोर्स है जो ऊपर उठाने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं लिफ्ट, उसको हम कहते हैं लिफ्ट। तो दीज आर द 4 फोर्सेस। थ्रस्ट हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा ड्रैग, थर्ड वन इज वेट हो जाएगा, एंड
fourth one is lift. So these are the four forces acting on aircraft. Question number 34. Write down 4 layers of atmosphere with their range. 4 लेयर बतानी है यहाँ पर, 4 लेयर। तो अगर ये अर्थ है तो पहला लेयर को क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है। सेकेंड लेयर को क्या कहेंगे? स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर। एंड सेकेंड हो गया। थर्ड को मेजोस्फियर। मेजोस्फियर। एंड द फोर्थ वन इज थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर। तो these are the four forces, these are the four layers of atmosphere with their range. रेंज लिखना है तो रेंज पहले से बेसिकली क्या होता है? ट्रोपोस्फियर जो हो जीरो से कितना बोल लेंगे? 11 या फिर 16 ऐसे मान लेते हैं, इतना किलोमीटर तक जाता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटोस्फियर, वही 16 से कितना मान लेते हैं? 50 मान लेते हैं उसको, ठीक है, 50। एंड इतना किलोमीटर 16 से 50 किलोमीटर तक। मेजोस्फीयर को कितना मानते हैं? 50 से 85, लगभग 85 किलोमीटर तक मान लेते हैं। एंड 85 किलोमीटर से आगे वाला जो है वो होता है थर्मोस्फीयर, ठीक है। लगभग 700 समथिंग कितना होता है? 750 कितना होता है? इतना किलोमीटर होता है किसका? थर्मोस्फीयर का। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।